गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग ने शेरशाह सूरी की प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से जान सके थे। आज हम लोग शेरशाह सूरी की आर्थिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से हम आज इसकी आर्थिक व्यवस्था को समझेंगे और साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए आर्थिक प्रयोग जनता के लिए कल्याणकारी कैसे साबित हुआ। तो यहाँ पे निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक्स होगा मेंस से संबंधित होगा, तो मेंस में भी बहुत ये फायदेमंद होगा। तो बहुत ध्यान से देखिए और बहुत आसानी से समझ में आएगा। आर्थिक व्यवस्था जो हम समझेंगे तो इसका जो मूल है आर्थिक व्यवस्था का तो सबसे पहले भू राजस्व को हम लोग बढ़िया से समझेंगे कि भू राजस्व का है, और उसके बाद हम लोग आर्थिक व्यवस्था में इसके वाणिज्य एवं व्यापार को समझेंगे। तो अभी देखते हैं, पहले इसकी आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार या रीढ़ हम कह सकते हैं उसको समझें, और उसके बाद भू राजस्व व्यवस्था को समझेंगे और व्यापारिक व्यवस्था को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आर्थिक व्यवस्था में देखिए, आय का जो प्रमुख साधन था शेरशाह सूरी के समय में, आय का प्रमुख साधन था वो भूमि कर था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं कि शेरशाह सूरी के समय का या शेरशाह सूरी के काल में आय का जो प्रमुख साधन था वो क्या था। बहुत आसान है, भूमि कर था, क्योंकि उस समय इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं थे, तो वही मेन स्रोत हुआ करता था। चलिए अन्य आय के साधन अगर देखा जाए कि चलिए भूमि कर हो गया मुख्य साधन, अन्य उसके पास क्या क्या साधन थे राज्य के लिए, तो उसमें थे अगर किसी का लावारिस संपत्ति है तो वो भी क्या था, सुल्तान के हिस्से में जाता था, यानी कि राज्य का उस पर अधिकार होता था। टकसाल जहाँ से कि सिक्के मुद्रा इत्यादि की छपाई होता है, वहाँ पे राज्य क्या लेता था, टैक्स लेता था, तो वहाँ से भी आय प्राप्त होता था। ठीक है, और नमक कर, नमक पर जो टैक्स लगता था उससे भी राज्य को इनकम होता था। अधीनस्थ राजा द्वारा शेरशाह द्वारा विजित प्रदेशों पर, यानी जो एरिया शेरशाह जीता था वहाँ के जो राजा शेरशाह के अधीन शासन करते थे, वे राजा लोग क्या करते थे, टैक्स भी देते थे, उपहार भी देते थे। वो भी क्या होता था, वो भी होता था राज्य के आय के स्रोत। ठीक है, उसी प्रकार से सरदार और व्यापारी लोग जो कि शेरशाह के साम्राज्य में व्यापार करता था, वे लोग भी टैक्स और उपहार देते थे जो कि राज्य के लिए होता था। ठीक है, और अंतिम रूप से देखें तो आप जानते हैं कि यह जो पीरियड था युद्धों का दौर था। युद्ध के बल पर ही साम्राज्य का विस्तार होता था, और जब युद्ध होता था तो बड़े पैमाने पर लूटपाट भी होता था। तो लूटपाट का एक हिस्सा जो था ये राज्य के खाते में जाता था। शेरशाह के समय में कितना जाता था, 1/5 जाता था। मान लीजिए कि अगर 500 रुपीज़ का अगर लूट हुआ है तो 500 इंटू 1/5 यानी 100 रुपीज़ ये राज्य के हिस्से में चला जाएगा। ठीक है, ये सल्तनत काल में भी लूट के हिस्से को राज्य का आय हुआ करता था। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ एक बात जानना चाहिए, सल्तनत काल की अगर हम बात करें तो एक ऐसा सुल्तान था जो लूट के हिस्से का 4/5 लेता था। देखिए शेरशाह कितना लिया, 1/5। एक ऐसा सुल्तान जो कि राज्य के हिस्से में लूट का 4/5 लेता था। आप हमको कमेंट करके उस सुल्तान का नाम बताइएगा कि वह कौन सा सुल्तान था कि युद्ध के हिस्से का 4/5 हिस्सा जो है वो राज्य में रख लेता था, 1/5 ही लूटने वाले को मिलता था। ठीक है, तो ये थे आय के प्रमुख साधन। मुख्य साधन भूमि कर था और अन्य साधन ये थे। अब भू राजस्व को समझते हैं। तो भू राजस्व को समझने के लिए आप देखिएगा कि औपनिवेशिक काल में मुख्य रूप से 3 भू राजस्व प्रणाली बहुत ही प्रचलित हुआ, जैसे कि अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबाड़ी और महलबाड़ी। शेरशाह की जो भू राजस्व व्यवस्था था वो रैयतबाड़ी के जैसा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो औपनिवेशिक काल में जो व्यवस्था लागू हो रहा था उसकी परख शेरशाह के पास था
तो हम कह सकते हैं कि शेरशाह जो है एक दूरदर्शी प्रशासक रहा होगा, यह स्पष्ट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए शेरशाह के समय में भूमि को 3 प्रकार से बांट दिया गया था। वो कैसा था? एक उत्तम भूमि था, और दूसरा मध्यम भूमि, और तीसरा निम्न प्रकार की भूमि। ठीक है, और चूंकि ये भूमि को प्रकार से बांटने का उसके पीछे भी बहुत ही तार्किक और मजबूत आधार था कि इसी के आधार पर आगे चलकर शेरशाह ने क्या किया? टैक्स को निर्धारित किया। तो आप जो भी चीज़ देखेंगे शेरशाह के समय का, तो आपको लगेगा कि ये काम इसलिए किया गया, इससे ये बेहतर हो रहा था। तो जब चीज़ें बेहतर होगा तो ये जन कल्याणकारी निश्चित रूप से होगा। तो आप इसको सिर्फ समझते रहिएगा। आगे यहाँ पे है कि खेती योग्य सभी भूमि का माप करके उस पर टैक्स लगाया जाता था। यहाँ पे बात इस पर फोकस करना है, खेती योग्य सभी भूमि। आप खुद सोच के बताइए कि एक बहुत बड़ा एरिया अगर भूलैंड हो, जमीन का टुकड़ा हो, तो वहाँ ऐसा संभव है कि कुछ उपजाऊ भूमि होगा, कुछ मीडियम टाइप का भूमि हो सकता है, और कुछ बंजर भूमि भी हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले ये डिसाइड किया कि खेती कहाँ पे हो सकता है। उस भूमि को इन्होंने मापा और उसके आधार पर टैक्स लगाया, और न कि पूरे एरिया पर। अगर पूरे एरिया पर लगाता था, जनता को क्या होता? बहुत कष्ट होता, क्योंकि हर एरिया में खेती अच्छा नहीं हो सकता था। तो इसीलिए इनके जो काम थे वो निश्चित रूप से जनता को खुश करने के लिए था, और जनता इससे प्रताड़ित नहीं हो रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पर फोकस करना है। तो आप समझ गए कि जो खेती योग्य भूमि था उसको उन्होंने मापा और उस पर टैक्स लगाया। टैक्स कैसे लगाता था? इसके पीछे भी एक इसके पास जो है मजबूत आधार था। क्या आधार था? टैक्स लगाया यह 3 प्रकार का जो भूमि था, उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि। ये तीनों प्रकार की भूमि में जो उपज होता था, उस उपज का ये एवरेज निकाल लिया। एवरेज निकालने का आप लोग को फॉर्मूला मालूम है कि तीनों प्रकार के भूमि का जो उत्पादन है उसको जोड़ करके 3 से अगर भाग दे देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार की भूमि का उत्पादन को एवरेज निकाल के उसके आधार पर टैक्स निर्धारित करता था। ठीक है, तो ये टैक्स का भी सिस्टम इसके पास अगर कह सकते हैं तो ये बहुत ही लॉजिकल था। नेक्स्ट में आप देखिए कि किसानों के लिए ये एक व्यवस्था रखा था जिसको हम पट्टा एवं कबूलियत का व्यवस्था कहते हैं। पट्टा एवं कबूलियत का व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे जाते हैं कि पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था किसने चालू किया था? तो यह शेरशाह ने किया था। क्या था इसमें? पट्टा एवं कबूलियत जैसी व्यवस्था में किसान के डिटेल होते थे, कौन सी भूमि पर वो खेती कर रहा है, कितना भूमि पर खेती कर रहा है, और उस पर कितने टैक्स लगने वाला, ये सारी बातें कहाँ होता था? पट्टा एवं कबूलियत में लिखित होता था। समझ में आया? तो ये पट्टा एवं कबूलियत विधि था। अब देखिए जो लगान निर्धारण का विधि था यह मुख्यतः 3 प्रकार का था। पहला था गल्ला बख्शी, दूसरा था नस्क एवं कनकूत, और तीसरा था नगद एवं जब्ती। यही जब्ती प्रणाली आप अखबार में जाके देखेंगे तो आप समझ सकते हैं। गल्ला बख्शी को बटाई भी कहते हैं, और बटाई 3 प्रकार का होता था। एक जो होता था खेत बटाई, दूसरा होता था लंक बटाई, और तीसरा होता था रास बटाई। खेत बटाई का मतलब होता था साधारण ढंग से खेत को ही फसल लगा हुआ है और अंदाजा से ही हाँ इतना जो है खेत टैक्स में आएगा और इतना खेत किसान के हाथे में जाएगा, यानी खेत फसल लगा हुआ खेत का ही बंटवारा हो जाता था अंदाजा से। तो वो होता था खेत बटाई। लंक बटाई क्या होता था? लंक बटाई में जो होता था, जो फसल होता था भूसा के साथ ही उसका बंटवारा हो जाता था। तो फसल का जब भूसा के साथ बंटवारा होता था उसको लंक बटाई कहते थे। और रास बटाई क्या था? एकदम बिल्कुल भूसा रहित सब कुछ निकाल करके साफ सुथरा करके अनाज का जब बंटवारा होता था, ठीक है, तो उसको हम बोलते थे रास बटाई। नस्क एवं कनकूत जो था ये कोई नया चीज नहीं था। पुराने साल में जिस प्रकार से टैक्स को निर्धारित किया गया था उसको फॉलो किया जाता था। ठीक है, बस यही था नस्क एवं कनकूत। नगद एवं जब्ती प्रणाली, यानी नगद में भी आप जो है टैक्स इत्यादि दें, यह व्यवस्था, यही व्यवस्था आगे चलकर अकबर के काल में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, जिसको जब्ती प्रणाली कहा गया। इसीलिए यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब्ती प्रणाली का जो है अकबर का पुरोगामी कौन था? तो उसका आंसर कौन होगा? शेरशाह होगा। ठीक है,
तो ये भी बात आपको समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, टैक्स सिस्टम को हम लोग समझे, भू राजस्व को समझे। भूमि के मापने का पैमाना इसको जानना चाहिए। तो दो प्रकार का भूमि मापक वहाँ था, एक तो सिकंदरी गज था और सन की डंडी था। तो दो प्रकार का भूमि मापक शेरशाह के समय में उपलब्ध था। ठीक है, ये आप भू राजस्व के बारे में आप जान गए। अब जानना चाहिए कि क्या भू राजस्व के अलावा भी कोई कर था शेरशाह के समय में? तो निश्चित रूप से था। जैसे कि जरीवाना कर। जरीवाना कर क्या था? जमीन का जो सर्वेक्षण करते थे उसके लिए जो टैक्स लिया जाता था उसको जरीवाना कर बोलते थे। ठीक है, और दूसरा जो टैक्स था वो था महाशिलाना। महाशिलाना क्या था? कर संग्रह शुल्क था। जो कर संग्रह करते थे उसके लिए जो शुल्क था उसको बोलते थे महाशिलाना। और तीसरे प्रकार का जो टैक्स था आववाव था। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है कि स्थानीय कर को क्या कहा जाता था? तो इसके स्थानीय कर को आववाव कहा जाता था। ठीक है, और इसके अलावा एक कर होता था जिसको अतिरिक्त या शेष कर बोला जाता था और उसकी जो राशि था 2.5% था। ठीक है, अब देखिए थोड़ा हम एनालिसिस करेंगे कि जैसा हम बात किए थे कि चूंकि शेरशाह की आर्थिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं और हम जानते हैं कि शेरशाह को कल्याणकारी सम्राट के रूप में जाना जाता है, तो इसकी आर्थिक व्यवस्था में कहाँ कहाँ हमको कल्याणकारी व्यवस्था दिखा। आपको सबसे पहले हम बताए कि ये रैयत बाड़ी जैसा इसकी जो है भू राजस्व व्यवस्था था। रैयत बाड़ी जैसा भू राजस्व व्यवस्था का मतलब हुआ कि इसका जो है संबंध सीधा किसानों से था। तो स्वाभाविक बात है जब संबंध नज़दीकी का होगा तो लोगों के मन में जो भावना होगा वो राज्य के प्रति अच्छा होगा। समझ में आ रहा? तो ये बात यहाँ से समझना चाहिए। दूसरी बात क्या है, लोगों को ज़्यादा कठिनाई ना हो उसलिए उन्होंने क्या किया, टैक्सेशन में भी क्या किया, उन्होंने तीनों प्रकार की भूमि को जो है कंसिडरेशन में लिया और तब जाके वो टैक्स कैलकुलेट किया। और उसके पहले अगर देखें तो उसी भूमि पर वो टैक्स लगाया जो खेती योग्य था। ये सारी बातें प्रजा के कल्याण के रूप में जाता है, आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं जो है आपको लगेगा कि हाँ शेरशाह ने जो काम किया वो प्रजा के हित में जा रहा था। ठीक है, ये सारी व्यवस्थाएं भी देख लीजिए और उसके साथ आप देख लीजिए कि शेरशाह ने जो निर्देश दिया था, ये सारी बातें अगर सम्राट ना चाहे तो सारी बातें जमीन पर नहीं उतरता है, लेकिन शेरशाह के समय में जो निर्देश मिलता था शेरशाह से वो जमीन पर उतरता था, क्योंकि शेरशाह खुद ऐसा चाहता था और वो बोला था कि टैक्स वसूलने के समय किसानों से सहानुभूति रखें। ये खुद शेरशाह ऐसा कहते थे और ऐसा करवाने के लिए इसका वो निगरानी रखते थे कि किसी प्रकार की किसानों को समस्या ना हो। तो ये साबित करता है कि शेरशाह जो था वो कल्याणकारी सम्राट था। दूसरा स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ध्यान रखा जाए कि युद्ध के समय किसी कृषि का हानि ना हो और यदि हो तो क्षतिपूर्ति दिया जाए। आप सोच सकते हैं जब युद्ध होता है तो फसल नष्ट हो सकता है, बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति संभव है। यहाँ उन्होंने किसानों के प्रति दयालुता जो दिखाया वो भी बहुत काबिले तारीफ है। वो भी समझने की बात है। उन्होंने कहा कि युद्ध के समय में सबसे पहली बात तो कृषि का हानि नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखा जाना चाहिए। और यदि किसी तरह से अगर हो जाए, कृषि को क्षति पहुंच जाए, खेती को क्षति पहुंच जाए, फसल को क्षति पहुंच जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। अभी भी आप देखते हैं कि बरसात में सुखाड़ आया, क्षतिपूर्ति दिया जाता है। ठीक है, बाढ़ से फसल नष्ट हो गया, क्षतिपूर्ति सरकार दे रही है। तो आप कहीं न कहीं इस बात को गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिए कि शेरशाह बहुत ही दूरदर्शी प्रशासक था और एक कल्याणकारी सम्राट था जो उनके कामों में दिखता है। अब हम लोग अर्थव्यवस्था के दूसरी पहलू वाणिज्य व्यापार को समझेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं वाणिज्य व्यापार को समझने के लिए व्यापारिक मार्ग को समझना बहुत आवश्यक है। और शेरशाह के समय में जो व्यापारिक मार्ग की विशेषता था यह अद्वितीय था, इसलिए इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ छोटा सा मैप है, इसमें देखिए ये है आपका सोनारगांव जो वर्तमान बांग्लादेश में है। सोनारगांव से जो ये रास्ता आप ये देख रहे हैं, ये रास्ता
सोनारगांव से होते हुए लाहौर जाता था, ये इसका मुख्य मार्ग था। आज जिसको जीटी रोड के नाम से जानते हैं वो यही मार्ग था। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, साधारणतया छात्र यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि शेरशाह जो है जीटी रोड का निर्माण कराया था। ऐसा नहीं था। शेरशाह ने जीटी रोड का रिकंस्ट्रक्शन, या हम रिपेयर कह सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। जीटी रोड के रूप में इसकी जो है सबसे प्रारंभिक चर्चा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आता है, जिस समय इस मार्ग को उत्तरापथ का मार्ग कहा जाता था। उसके बाद सम्राट अशोक ने इसमें विस्तार किया, शेरशाह रिकंस्ट्रक्शन किया, यानी पुनः निर्माण किया इसका, और मुगल काल में भी इसका पुनः निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये मार्ग जो था प्रमुख मार्ग था। और ऐसे देखें तो इसके 3 मुख्य मार्ग थे। पहला तो आपको मैं बता दिया, सिंधु से सोनारगांव, ये लाहौर जो है सिंधु नदी के किनारे, यहाँ से लेकर के सोनारगांव सबसे प्रमुख मार्ग था। दूसरा मार्ग था आगरा से जोधपुर चित्तौड़। ये देखिए इसी मार्ग पर ये है, ये पॉइंट जो है दिखा रहा हूँ, ये आगरा है, और जोधपुर होते हुए ये चित्तौड़ आता था। ठीक है, ये चित्तौड़ आता था, ये दूसरा मार्ग था। तीसरा जो मुख्य मार्ग था आगरा लाहौर मुल्तान, देखिए यहाँ से आगरा से ये लाहौर जाता था, लाहौर से फिर मुड़ जाता था और ये मुल्तान आता था। ये 3 मुख्य मार्ग था। ठीक है, और यहाँ पे अब जैसे व्यापारिक मार्ग को हम समझे और हम इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को पहले ही समझ चुके हैं, आर्थिक व्यवस्था को आज हम लोग कंटिन्यू करके पढ़ रहे हैं। बीच में मैं ये बताता हूँ कि शेरशाह जो है एक कल्याणकारी सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये प्रश्न मेंस में पूछे भी जाते हैं, इसीलिए उसके लिए किसी अलग विशेष प्रकार की चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो कंटेंट्स अभी उस परिप्रेक्ष्य में आ रहा है उसको ध्यान में रखकर अगर आप लिखेंगे तो आंसर बहुत ही बेहतर हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा इंडिकेट करते रहता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या काम शेरशाह ने कल्याणकारी रूप में किया। जैसे कि शेरशाह ने सड़क जो है वो बनवाए, कुछ नए सड़क बनवाए और कुछ पुराने सड़कों का रिपेयर करवाया। ठीक है, और सड़क के किनारे उन्होंने छायादार पेड़ लगवाए, फलदार पेड़ लगाए, और सड़क के किनारे कई सारे सराय बनवाए। सराय की चर्चा हम अभी करेंगे। तो ये छायादार फलदार पेड़ का लगाना, सड़क का निर्माण करना, ये सब वेलफेयर वर्क है, अर्थात कल्याणकारी कार्य है। तो यदि इस प्रकार के प्रश्न हो तो इनको आप इंगित करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो सड़क व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था देखने के बाद हम इसका जो है देखेंगे कि सराय का व्यवस्था क्या था। सराय क्या था? सराय का अर्थ होता है ठहरने का जगह। तो यहाँ जो शेरशाह बनाया था सराय, ये मुख्य रूप से व्यापारियों को ठहरने का जगह था। जो दूर दराज से व्यापारी आते थे, अपनी व्यापारिक वस्तु जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ता था, रात में या लंबी यात्रा के बाद थकान होने के कारण उसको एक जगह चाहिए होता था जहाँ कि वो आराम कर सके और पुनः अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सके। उसके लिए जगह जगह पर मुख्य सड़क के किनारे सराय की निर्माण शेरशाह द्वारा किया गया था। बिहार में भी कई प्रकार के सराय की चर्चा आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे आप बेगूसराय, लखीसराय, ये सारी बात आप देख सकते हैं। आप अगर यूपी में जाएंगे तो मुगल सराय, इस प्रकार की सराय का व्यवस्था अभी भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सराय क्या था? बेसिकली सराय हम अभी बताए एक धर्मशाला के जैसा काम करता था, आने अर्थात ठहराव का जगह था। किनके लिए? मुख्यतः व्यापारियों के लिए। शेरशाह के समय में सराय को साम्राज्य का धमनी कहा जाता था। धमनी आप समझते हैं? धमनी इतना इम्पोर्टेंट चीज होता है शरीर का, जिसके बिना जीवन चल नहीं पाएगा। इसका अर्थ हुआ कि सराय के बिना साम्राज्य नहीं चल पाता। अर्थात वाणिज्य और व्यापार का शेरशाह के शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, सराय में अधिकारी के ठहराव का उचित व्यवस्था था। पद एवं प्रतिष्ठा के अनुसार
अधिकारियों को रहने का उत्तम प्रबंध होता था। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं था। तो सराय जो था वाणिज्य और व्यापार के लिए एक बहुत ही प्रमुख केंद्र हुआ करता था शेरशाह के समय में, ठीक है। और सराय जो है डाक चौकी के रूप में भी इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो ये सराय का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, उसको देखें। अब देखते हैं कि व्यापार कब फलता फूलता है, वाणिज्य व्यापार में कब लाभ होता है, लोग जन कल्याणकारी कार्यों से कब लाभ उठा पाता है, उस समय जबकि सुरक्षा और शांति कायम रहे। उन्होंने शेरशाह ने व्यापारिक सुरक्षा पर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया, जैसे कि अनेक करों को हटाकर मात्र 2 प्रकार के कर लगाए। आज जो आप जीएसटी का कंसेप्ट देख रहे हैं, आप अब जब मेंस को लिखेंगे, अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो बहुत ही प्रासंगिक होगा। कैसे होगा कि आप देखिए कि अभी भी कई प्रकार के जो है करों को, अप्रत्यक्ष करों को हटा करके एक जीएसटी लाया ताकि व्यापार में सुविधा हो। ये बात उस समय शेरशाह को समझ में आ रहा था, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि शेरशाह बहुत ही दूरदर्शी शासक था। अनेक प्रकार के करों को हटा दिया, मात्र 2 कर लगाया। कब? जब साम्राज्य में वस्तु का एंट्री होगा, एंट्रेंस होगा उस समय, और जिस समय वस्तु बिकेगा उस समय। तो अलग प्रकार का जो हर जिला को पास करेगा, हर प्रांत को पास करेगा तो चुंगी लगेगा, उसमें काफ़ी तकलीफ होता है व्यापारियों को, और ऐसे में व्यापारिक गतिविधि में अवरोध उत्पन्न होता है। ये देखिए, तो शेरशाह ने इस प्रकार से कह सकते हैं कि शेरशाह का ये भी काम है, एक प्रकार से जन कल्याणकारी कार्य था कि व्यापारियों के हित के बारे में उन्होंने सोचा, ठीक है। सुरक्षा हेतु तो अधिकारियों को, अच्छा ठीक है, व्यापार और वाणिज्य कब ज़्यादा फलेगा फूलेगा, निश्चित रूप से सुरक्षा उसको मिलना चाहिए। तो सुरक्षा के लिए उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया था अपने अधिकारियों को कि किसी प्रकार से व्यापारियों का अहित ना किया जाए, और यदि व्यापारियों का माल किसी भी प्रकार से चोरी होता है और किसी प्रकार से छिनतई या लूट की घटना से उसका नुकसान पहुंचता है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी जो है मुखिया एवं जागीरदार पर फिक्स किया था। ऐसे में पूरे साम्राज्य में कहीं पे भी व्यापारियों के साथ ज़्यादा तय करने का किसी के पास हिम्मत नहीं होता था। पूरा साम्राज्य शांतिमय था, व्यापार सुरक्षित था, इसलिए व्यापार जो है काफ़ी फल फूल रहा था। यहाँ तक इसके समय में कहा गया कि एक बुढ़िया भी सोना का टोकरी माथा पर लेकर अगर वो चल दे तो उसको कोई छेड़ने वाला नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें कि व्यापार के बढ़ावा हेतु शेरशाह ने न सिर्फ सराय, फलदार वृक्ष और सड़क इत्यादि का निर्माण कराया, बल्कि उसकी सुरक्षा की भी गारंटी दिया, ठीक है। चलिए, तो ये व्यापार समझ के बहुत आसान है, इसको आप लेमैन भाषा में सिलसिलेवार ढंग से लिखेंगे, बहुत बेहतरीन होगा। अब देखिए, मुद्रा व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं कि शेरशाह ने मुद्रा व्यवस्था के ओर भी बहुत अच्छे प्रयास किए। जैसे कि पहले के जो पुराने शासकों की जो मुद्राएं थी उसको वो खत्म कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, पुराने जो सिक्के थे, घिस पिट गए थे, उसको वो खत्म कर दिया। तो फिर क्या किया, वो सिक्के चलाए। क्या चलाए? सिक्के चलाए। कितने प्रकार के सिक्के? कुल 3 प्रकार के सिक्के चलाए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक सोना का सिक्का AU, AG मतलब चांदी का सिक्का, और CU तांबा का सिक्का। सोना का सिक्का अगर डिटेल में पूछ लिया तब, अभी तक तो ऐसा नहीं पूछा गया, लेकिन 166.4 से लेकर के 168.5 ग्राम का सोने का सिक्का होता था। उसी प्रकार से चांदी का सिक्का जो है 180 ग्रेन का होता था, और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ था यही रुपया था, ठीक है। औपनिवेशिक काल में भी रुपया जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य रीढ़ था। तो आप समझ सकते हैं कि जो शेरशाह का सुधार था वो क्षणिक नहीं था, बहुत ही दूरगामी था इसका, ठीक है। अब तांबे के सिक्का जो था उसको दाम कहा जाता था, ठीक है।
बहुत डीप में पूछ लिया जाए कि चांदी के सिक्के में कितना ग्रेन का चांदी होता था, तो एक्चुअली ये सिक्के तो 180 ग्रेन का होता था, लेकिन शुद्ध चांदी होता था 175 ग्रेन का। आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का सिक्का हो या सोना का गहना ही हो, वो पूरा शुद्ध नहीं होता है, उसमें कुछ मिश्रण मिलाया जाता है ताकि वो अपना रूप ले पाए। ठीक है, तो सिक्के के बारे में ये था। अब देखिए, सिक्कों पर शेरशाह का नाम लिखा रहता था। ठीक है, उसकी पदवी और टकसाल के भी नाम लिखे जाते थे। अरबी एवं देवनागरी में अंकित रहता था, ये बात ध्यान में रखना है। शेरशाह का नाम, टकसाल का नाम, ठीक है, और उसकी पदवी लिखे जाते थे। किस भाषा में लिखे जाते थे? अरबी एवं देवनागरी भाषा में लिखा जाता था। ऐसा नहीं था कि शेरशाह के समय का सिक्का जो है किसी प्रांत का अलग होगा या किसी जगह किसी टकसाल का अलग सिक्का होगा, उसका साइज अलग होगा, वजन अलग होगा, ऐसा नहीं था। उसके सिक्के का साइज एवं वेट स्टैंडर्ड था। ठीक है, सिक्के एक जैसे थे, यूनिफॉर्म सिक्के थे, और सिक्के के वेट जो थे स्टैंडर्ड थे। शेरशाह के समय में कुल 23 टकसाल हुआ करता था। तो आप देख लीजिए, मुद्रा व्यवस्था इस प्रकार का था। अब हम थोड़ा स्थापत्य व्यवस्था को भी देख लें, और यदि इसको देख लेंगे तो आज के वीडियो के साथ ही शेरशाह का चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। स्थापत्य में जो इम्पोर्टेंट है वो है कि रोहतासगढ़ का ये दुर्ग बनाया था। रोहतासगढ़ का दुर्ग शेरशाह के द्वारा स्थापित किया गया था, और इसको पूरा करने वाला इसका पुत्र इस्लाम शाह था। ये पूरा नहीं कर पाया था ये। ठीक है, ये उसी प्रकार का केस है जिस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, स्थापना किया, और पूरा इल्तुतमिश ने किया। इसी प्रकार से रोहतासगढ़ का दुर्ग जो है शेरशाह के समय में स्थापित हुआ जरूर, लेकिन पूरा किसने किया? इस्लाम शाह ने किया। ठीक है, अपने स्वयं का इन्होंने मकबरा बनाया सासाराम बिहार में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मकबरा है। झीलों के बीच में मकबरा है, एक चबूतरा पर है। आप लोग को मौका मिले तो इसका पिक्स निकाल के देखिए, बहुत ही सुंदर आपको दृश्य मिलेगा। सासाराम का मकबरा कहाँ पे है? बिहार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है, स्वयं का मकबरा इसका। अच्छा, किला कुहना बनवाया। पुरानी किला है जो दिल्ली में, वहीं पे इन्होंने किला कुहना बनवाया। ठीक है, और अंत में हम देखेंगे कि जो ये पाटलिपुत्र नाम था पटना से पहले, तो इनका जो पटना नामाकरण किया गया शेरशाह के द्वारा किया गया था। आज जो नाम है बिहार की राजधानी पटना, इसका नामाकरण 1541 में शेरशाह ने ही किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों आज शेरशाह का टॉपिक समाप्त हो गया। और इसी में कई प्रकार के, जैसे इसकी प्रशासनिक व्यवस्था पूछा जा सकता है, कल्याणकारी शासक के रूप में पूछा जा सकता है, शेरशाह को एक राष्ट्रीय शासक के रूप में पूछा जा सकता है। सारी बातें इन्हीं 3 वीडियो में समाहित है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि प्रश्न की प्रकृति में प्रश्न क्या पूछा गया और क्या चीज़ को किस प्रकार से मोल्ड करके इसको लिखना है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।